हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का रेगुलर सेशन। ये वही सेशन है जहां पर हम ग्रामर की बात करते हैं, ग्रामर के टॉपिक को सामने रखकर उसके कंसेप्ट और लॉजिकल अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं ताकि ये लंबे समय तक आपके जहन में बना रहे। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि जो चीज आप रट कर के अपने पास रखते हैं आपकी बुद्धि उसमें सीमित हो जाती है। मान लीजिए कि आपने अगर किसी टॉपिक के बारे में 15 लाइन रट रखा है तो 16वां आपके लिए हमेशा से कठिन होगा और आपको ये एडजस्ट करने में कठिनाई होगी कि क्या ये 16वां लाइन इसके साथ फिट बैठेगा या नहीं। लेकिन अगर आप उसकी जो तर्क है, उसका जो लॉजिक है, उसके अंदर जो निहित कंसेप्ट है, अगर आप उसको समझते हैं तो आप अपनी मर्जी से उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और वो आपकी अपनी अभिव्यक्ति होगी। और यही कारण है कि ऑनर्स जो ग्रेजुएशन की एग्जामिनेशन होती है या किसी भी जगह पर जब डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होता है तो कहता है अपनी भाषा में लिखें, क्योंकि वो आपकी अभिव्यक्ति जानने की कोशिश करते हैं। अब हमारा एग्जामिनेशन का पैटर्न ऑब्जेक्टिव है तो वहां पर अभिव्यक्ति कैसे जाने, तो सेंटेंसेस को घुमाया जाता है, आपके साथ जो है ट्विस्ट ट्रिक कुछ सामने रखा जाता है। यह जानने की कोशिश की जाती है कि क्या आप रूल रट कर आए हैं या फिर एक्चुअली आप उसमें निहित बात को समझते हैं। पिछले दिन मैंने जो रेगुलर सेशन में टाइम एंड टेंस के आखिरी एपिसोड को आपके लिए अपलोड किया था। उस आखिरी एपिसोड तक आते आते हमने ऑलरेडी 50 से 55 टाइम एंड टेंस के एरर के क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया था। इसके 3 सेट बचे हुए हैं जैसा मुझे याद है। उसके सॉल्यूशन के लिए भी बहुत जल्द हम वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। बहरहाल मैं आपसे यहां पर यह कहूंगा कि टाइम एंड टेंस का एपिसोड समाप्त हो गया है तो आप उसे डिफरेंट सोर्सेज से, जहां पर जिस किसी भी बुक में उसके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसको बनाइए। और अगर आपको परेशानी होती है तो सोर्स के नाम के साथ आप क्वेश्चन नंबर लिखिए या फिर आप पूरे क्वेश्चन को लिंक में लिख करके मुझे सूचित करिए। मैं अगर जरूरत पड़ा तो उसके लिए वीडियो सेशन लेकर के आऊंगा, या नहीं तो फिर जिस तरीके से कमेंट बॉक्स में अगर वो संभव हो पाया तो वहां पर मैं आपकी समस्या का निदान जरूर करूंगा। अब रही बात कि आज के इस सेशन में मैं क्या करने वाला हूं। आज के सेशन में मैं वॉइस की शुरुआत नहीं करूंगा। सबसे पहले जब हम घर बनाते हैं तो घर के लिए नींव जरूरी होता है, क्योंकि हम नींव में रहते नहीं हैं। तो वॉइस के लिए कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं और स्पेशली वर्ब से रिलेटेड कुछ बात है। उसे अगर मैं वर्ब वॉइस के इंट्रोडक्शन के साथ मिला देता तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाता। आज हम यहां पर वर्ब के एक विशेष प्रकार की बात करेंगे, वो भी ऑब्जेक्ट के आधार पर। यह जानने की कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब को कैसे कैटेगराइज किया जाता है, कौन कौन सी कैटेगरी में उसे डिवाइड किया गया है और उसकी क्या भूमिका है। वॉइस में चूंकि ऑब्जेक्ट की अहम भूमिका होती है, हम जब सेशन शुरू करेंगे वॉइस के लिए तो वहां पर हम इसकी बात करेंगे। बहरहाल आज हम यहां पर जानेंगे कि ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब कितने तरह के होते हैं। तो नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए, देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब कितने तरह के होते हैं। चलिए देखते। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया है कि आज हम पढ़ाने वाले हैं यहाँ वर्ब के एक विशेष प्रकार की, जो आपके वॉइस के सेशन में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे वर्ब की, और वो किस आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए, बहुत सारे बच्चों को यहां पर एक बात मन में उठ रहा होगा कि आखिरकार कितने कैटेगरीज हैं वर्ब के। तो देखिए, ये जरूरत के हिसाब से इसको कैटेगराइज किया गया है। इससे पहले जो मैंने आपको फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट बताया था तो वहां पर मैंने उसके ओरिजिन के आधार पर कि मतलब उसको हम किस किस तरीके से रख सकते हैं, वो जो है कब एक्शन की तरह इस्तेमाल होता है, कब उसे हम नाउन की तरह यूज कर सकते हैं, कब उसे हम एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वहां पर पढ़ा हमने फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। वहां पर उस सेशन को भी मैं आपके सामने रख चुका हूं एक हद तक, लगभग उसके परिचय को पूरी तरह से, कि ये कैसे डिसाइड करें कि वर्ब कब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से रिस्पॉन्स देगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग चलेगा, और कब नहीं चलेगा। मतलब वो ऐसी कौन सी परिस्थिति होगी जहां पर कि कोई भी एक्शन वर्ड जो कि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन को फॉलो नहीं करेगा, दैट मीन्स इन दैट केस वो या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। फिर उसके बाद दूसरी कैटेगरी जो हमने एक और पढ़ रखी है वो है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की।
और उसके भी यूजेस मैंने आपको बताए हैं कि कौन कौन से मीनिंग देने के लिए हम मेन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब जब सेंटेंस में आता है तो वो कौन सा सेंस लेकर के आता है। मैं समझता हूं कि ये दोनों बातें आपके जहन में हैं। अगर नहीं है तो आप वीडियो के लिस्ट में जाइए, वहां पर आपको ये मिल जाएगा और आप उसे देख करके जरूर समझने की कोशिश कीजिए। अब हम यहां पर आज वर्ब को कैटेगराइज करेंगे, किस आधार पर? ऑब्जेक्ट के आधार पर। अब देखिए कि जैसे ही ऑब्जेक्ट के आधार पर कैटेगराइज करने की बात आई तो सबसे पहले जो बातें आएंगी यहां पर दो ही बात हो सकती है कि एक वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट होगा, दैट मीन्स कि विद ऑब्जेक्ट। इसको आसानी से समझ सकते हैं कि एक वर्ब ऐसा होगा जिसके साथ ऑब्जेक्ट होगा और एक ऐसा होगा जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा। मतलब है कि जो बिना ऑब्जेक्ट के भी मीनिंग दे पाएगा, और एक वो जो अगर हम ऑब्जेक्ट ना लिखें तो उसका मीनिंग पूरा नहीं आएगा। मतलब है कि उसको हर हाल में ऑब्जेक्ट चाहिए होगा मीनिंग देने के लिए। अब यहां पर देखिए कि इसको जो टर्म कहते हैं, ग्रामेटिकल टर्म कहते हैं, तो इसे कहा जाता है ट्रांजिटिव। मतलब है कि इसको सीधा सीधा समझिए कि ट्रांजिटिव वैसे वर्ब हैं जिनको हमें ऑब्जेक्ट देना पड़ता है और जिसको या जिसके द्वारा किए गए एक्शन को रिसीव करने के लिए एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है। वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। मतलब है सीधी सी बात कि ऐसा वर्ब जिसके द्वारा या जो एक्शन होता है उसे रिसीव करने के लिए उसे एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, उसे कहते हैं ट्रांजिटिव। और ये जो दूसरा है इसे कहते हैं इंट्रांजिटिव। इसको कहते हैं इंट्रांजिटिव। मतलब है कि वैसा जिसे ऑब्जेक्ट नहीं भी दें तो भी मीनिंग आपका कंप्लीट हो जाता है, ऐसे वर्ब को कहते हैं हम इंट्रांजिटिव। और इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट के आधार पर कैटेगराइजेशन मैं यहां पर बोल रहा हूं कि हम ऑब्जेक्ट देख करके पहचानते हैं, और इसको पहचानने का तरीका भी हम आगे बता रहे हैं। आराम से इसे सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या भूमिका होती है, किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि ट्रांजिटिव कौन सा है और इंट्रांजिटिव कौन सा है। ऐसे एक आसान सी बात अगर मैं यहां पर बताऊं, बहुत सारे हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हिंदी भाषा भाषी हैं, और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो लगभग सभी लोग समझते हैं। बहुत कम लोग हैं जो समझते नहीं हैं या फिर जिनको बोलने में कठिनाई होती है, तो उनके लिए नहीं है। मैं पहले ही उनके लिए क्लियर कर चुका हूं कि ऐसा वर्ब जो विद ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, और एक दूसरी जो कैटेगरी होगी वो होगा विदाउट ऑब्जेक्ट। विद ऑब्जेक्ट वाले को हम कहते हैं ट्रांजिटिव और विदाउट ऑब्जेक्ट वाले को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव। अब यहां पर देखिए कि ये जो सकर्मक है इसके तीन टुकड़े हैं। पहला है स, दूसरा है कर्म और तीसरा है क। देखिए स का मतलब होता है साथ, कर्म का मतलब है आप जैसे ऑब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, और क का मतलब है के, मतलब है विद ऑब्जेक्ट। मीनिंग यहां पर भी वही आता है। अब देखिए कि सर आप यहां पर आपके मन में लगेगा कि सर आपने इसकी हिंदी मीनिंग की। नहीं, हमने इसकी हिंदी मीनिंग नहीं की। हम हिंदी में यही चीज जहां पर पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं सकर्मक, क्योंकि ये भाषा है और भाषा में हर जगह पर वही बात होगी। अगर एक्शन हम बात करेंगे, हिंदी में बात करें, उर्दू में बात करें, बांग्ला में बात करें, इंग्लिश में बात करें, कहीं पर भी भाषा में आप सिमिलैरिटी ढूंढ सकते हैं। एक दूसरे से कोरिलेट नहीं करा सकते कि इसकी मीनिंग ये है, इसकी मीनिंग ये है, इसकी जिस चीज को हम हिंदी में कहते हैं कुछ और, इंग्लिश में उसके लिए कोई एक वर्ड है, हम उसको कोरिलेट करा करके, हमें बचपन से यही पढ़ाया गया है कि डॉग का मतलब कुत्ता होता है। नहीं, इसका वो मतलब नहीं है। और इसी जगह पे जो है सभी फंस जाते हैं कि हिंदी कोई सेंटेंस है, आप उसको रूल के हिसाब से ट्रांसलेट करते हैं। नहीं, आप उसके लिए उन शब्दों को जुटाइए, उस एक्सप्रेशन को समझिए कि आखिरकार उस शब्द में कौन सा, उस वाक्य में कौन सा एक्सप्रेशन है, और उसे हम उस भाषा में कैसे ढालते हैं, तभी आपका होगा। अगर आप इंग्लिश के सेंटेंस को हूबहू हिंदी करने लगेंगे तो आप सोचिए कि राम ईट्स अ मैंगो, इसको आप कैसे लिखेंगे? राम खाता है आम। इसको लिखेंगे तो ये ठीक ढंग से नहीं आएगा। इंग्लिश के लिखने का पैटर्न एक अलग है और हिंदी के लिखने का पैटर्न एक अलग तरीका फॉलो करता है। ठीक है, बातें दोनों में एक ही होती है। जब हम समरी पर आते हैं तो हम दोनों में राम के द्वारा एक आम के खाए जाने की बात करें कि राम आम खाता है, राम ईट्स अ मैंगो। तो इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पर देखिए कि यहां पर भी जो सकर्मक है, हिंदी भाषा भाषी जो लोग हैं, और इसको मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हिंदी समझते हैं, उनको आसानी से याद रह जाएगा। सकर्मक कहने का मतलब है कर्म के साथ, दैट मीन्स विद ऑब्जेक्ट। और यहां जो इस तरफ है इसे कहते हैं अकर्मक, और यहां जो अ है
ये अ है, फिर है कर्म और है क। इस क का मतलब है के, अ का मतलब है अलग या के बिना कह लीजिए, अलग भी कहिएगा तो के बिना भी उसका मीनिंग आ जाएगा वहां पर। और ये जो कर्म है इसका मतलब है ऑब्जेक्ट। तो पूरी बात जो आई, मैं इतनी देर से लगभग 3-4 मिनट से मैं इसको एक ही चीज को जो रिव्यू कर रहा हूं और अलग अलग तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। बस मैं ये चाहता हूं कि कैसे भी बच्चे हो, किसी भी तरह के, चाहे वो उन्होंने इनको सुना है इस शब्द के बारे में, इस टर्म के बारे में, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव सुना है या नहीं सुना है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसके बाद अब परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो एक बार फिर से हम यहां पर देखेंगे कि मैंने यहां पर क्या कहा, विद ऑब्जेक्ट सकर्मक, और अकर्मक का मतलब है विदाउट ऑब्जेक्ट। मतलब है कि वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव, और वर्ब that doesn't require an object to receive the action is called intransitive। अब एग्जाम्पल की बारी आती है, तो चलिए हम यहां पर देखते हैं कि इसके हम एग्जाम्पल्स कौन कौन से सामने रखते हैं। मैंने यहां पर सीधा सीधा कहा कि ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जैसे आप अगर एग्जाम्पल में कहें तो कह सकते हैं रोहन डिस्कस्ड डिफरेंट marketing strategies in the meeting। अब देखिए कि इस एग्जाम्पल में आपको यह पता करना है कि इसका वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले यहां देखा जाए, ये इसका वर्ब है डिस्कस्ड, और क्या डिस्कस किया, तो भिन्न भिन्न प्रकार की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। देखिए तो यहां ये क्लियर हो गया कि इसमें जो ये वर्ब है वो क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और इसके लिए ऑब्जेक्ट की चर्चा की गई है। अब सबसे बड़ी बात है कि हम पहचानते कैसे हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब का जो है ऑब्जेक्ट क्या है। तो आप उसके लिए व्हाट लगा करके अगर सवाल पूछेंगे वर्ब के साथ, तो अगर जवाब आपका सार्थक आता है, मतलब है मीनिंगफुल अगर आंसर आता है, तो समझिए कि वो वर्ब आपका जो है क्या है, ट्रांजिटिव है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि रोहन पढ़ता है, तो पूछेगा क्या पढ़ता है, रोहन किताब पढ़ता है। अब देखिए कि आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा। वैसे एक दो एग्जाम्पल यहां पर देखते हैं और आसानी से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सर हम ऐसा भी तो लिखते हैं, राम ईट्स, तो इसमें मैंने तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। तो देखिए बंधु, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने ऑब्जेक्ट का एक्सप्रेशन देने में सफल होते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम कहते हैं राम ईट्स, तो ये पक्का है कि वहां पर कोई ना कोई खाने की वस्तु है। लेकिन अगर हम किसी चीज के डिस्कशन की बात करते हैं तो वहां पर जो है वो क्लियर नहीं है कि क्या है। तो उसका जो दायरा है वो इस तरह से, जैसे कि ये वर्ब अपने ऑब्जेक्ट के बारे में एक्सप्रेस कर पाता है तो हम इसे नहीं भी लिखते हैं, लेकिन वहां पर क्या है कि एक उपयुक्त ऑब्जेक्ट की मौजूदगी को ये वर्ब बता रहा है कि वहां पर है। जैसे अगर मैं कहूं कि राम रीड्स, तो यहां सीधा सीधा है कि इसमें भी ऑब्जेक्ट की मौजूदगी है, और हम यहां पर ऐसा लिख करके भी छोड़ देते हैं। हम लिखें तो अच्छी बात है, लेकिन ये वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो अपने ऑब्जेक्ट के आइडिया को एक्सप्रेस कर पाने में सक्षम है, और इसीलिए हम ऐसे वर्ब के साथ अगर नहीं भी लिखते हैं ऑब्जेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये देखकर मत पहचानिए कि इस प्लेस पर क्या लिखा हुआ है। इस प्लेस, बहुत सारे बच्चे यही समझते हैं कि यहां सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, इधर ऑब्जेक्ट होगा। इस तरीके के जो अंधे भक्त वाली या फिर कुछ ऐसा जगह देख करके मत पहचानिए, गुण देख करके पहचानिए। और गुण क्या है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर आपको पता करना है कि ऑब्जेक्ट क्या है तो उसके लिए व्हाट लगा करके वर्ब के साथ सवाल पूछेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। अब यहां पर एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर आप देखिए, रोहन गेव अ लैपटॉप टू हिज सिस्टर। अब यहां पर यह पता करना है कि ऑब्जेक्ट क्या है।
तो सबसे पहले मेरे पास ये वर्ब है गेव, आप इसके साथ यही सवाल पूछिए तो जवाब आएगा लैपटॉप। तो फिर आपको मन में आपके आएगा कि फिर ये क्या है, हम इसे ऐसे भी तो लिखते हैं, रोहन गेव मतलब अपनी बहन को दिया, टू हिज सिस्टर, हम इस तरीके से तो लिखते हैं, ये भी तो ऑब्जेक्ट है। तो देखिए इस तरह में यहां पर जो इस वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हो गए। तो ऐसे वर्ब जो कि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट ले सकते हैं वो कौन है, तो ट्रांजिटिव वर्ब एक से, ऑब्वियसली है कि ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट लेते हैं। अब यहां पर बात आई कि वो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, और ऐसे वर्ब जिसके दो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको अगर आप ग्रामेटिकल टर्म की बात करें तो उसे हम डाई ट्रांजिटिव कहते हैं। और डाई ट्रांजिटिव वर्ब के एक ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसे कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे बताया मैंने, कि सीधा सीधा जो है आप व्हाट लगा करके सवाल पूछेंगे, जो जवाब आएगा वो उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब इसको जानने के लिए आप लगाएंगे टू whom से क्वेश्चन पूछेंगे या फॉर whom से क्वेश्चन पूछेंगे, तब जो आपका सवाल का जवाब आएगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब यहां पर देखिए कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए ये सवाल पूछते हैं। आप यहां पर मैं फिर से लिख देता हूं तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम सवाल पूछते हैं व्हाट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए सवाल पूछते हैं टू whom और फॉर whom। अब देखिए कि इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसका क्रम पलट करके भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं रोहन गेव हिज सिस्टर अ लैपटॉप। अब देखिए कि फिर भी सवाल उसी तरीके से आप पूछेंगे, या व्हाट से पूछेंगे तो आएगा अ लैपटॉप, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहां पर हम व्हाट से सवाल पूछेंगे, और जब टू whom से सवाल पूछेंगे तो आपका जो जवाब आएगा वो हो जाएगा हिज सिस्टर। तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब ये वैसी परिस्थिति है जहां पर ट्रांजिटिव वर्ब के एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं। एक एग्जांपल और देखिए, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे ही टीचेस इंग्लिश टू मी। अब यहां पर देखिए कि सबसे पहले अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या पढ़ाता है, इंग्लिश। टू whom पूछेंगे तो आएगा टू मी, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ही टीचेस मी इंग्लिश। तो मैं समझता हूं कि बहरहाल अभी यहां पर ट्रांजिटिव की पूरी बात को आप अच्छे से समझ गए कि ट्रांजिटिव वर्ब वैसा वर्ब होता है जिसके द्वारा जो एक्शन किया जाता है उसको रिसीव करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। अब इस ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं, तो पता लगाते हैं व्हाट से। उसके बाद है कि ट्रांजिटिव वर्ब में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब जिसके दो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम डाई ट्रांजिटिव कहते हैं। उसमें से एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए हम व्हाट से सवाल पूछते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए हम टू whom और फॉर whom से सवाल पूछकर पता लगाते हैं। चलिए अब हम दूसरा देखें, यहां पर इनट्रांजिटिव, उसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखा जाए कि इनट्रांजिटिव में मैंने पहले ही बता दिया है कि भैया इसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। जैसे आप कहेंगे सी लाप्स। अब सीधा सा है कि इसका मीनिंग कंप्लीट है, आप इसको किसी भी तरीके से सवाल पूछेंगे इसमें कुछ भी जवाब नहीं आएगा। जैसे दूसरा आप करें, आप कर सकते हैं दे जंप्ड। सिंपल सी बात है
कि इस तरीके के जो क्या कहते हैं वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, जो बिना ऑब्जेक्ट के ही कंप्लीट मीनिंग दे पाते हैं। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं प्रेपोजिशनल जो फ्रेज है वो हम लिख सकते हैं, एडवर्ब लिख सकते हैं, तो वो सारी चीजें यहां पर आएगी, लेकिन ऑब्जेक्ट इसमें नहीं होगा। बात यहां पर क्या हुई कि इंट्रांजिटिव के ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे। सिंपल सी बात समझिए कि इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ये दो एग्जाम्पल ही काफी है ये समझने के लिए। और अब आपकी ड्यूटी ये है कि जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो उस दौरान बस गौर करना है कि कौन सा वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और कौन सा है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। ये बताएगा, क्योंकि हम जब वॉइस पढ़ेंगे तो वहां पर हम ऑब्जेक्ट के साथ ही जो है पैसिव को ऑपरेट करते हैं। ऑब्जेक्ट को शुरू में लिखा जाता है। पैसिव जो है वो सेंटेंस की रचना किस प्रकार से की जाती है, ऑब्जेक्ट को शुरुआत में रखकर की जाती है। इसीलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब कितने तरह का होता है। चलिए, अब बहुत सारे ऐसे वर्ब भी हैं जो क्या होते हैं कि ट्रांजिटिव भी होते हैं और इंट्रांजिटिव भी होते हैं। बोथ की बात करें तो दोनों हो सकते हैं। जैसे अब देखिए कि मैं अगर यहां पर एग्जाम्पल लिखूं ही रन्स, यहां पर अब इसके साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका मतलब है दौड़ना, और यहां पर ये इंट्रांजिटिव है। लेकिन अगर मैं इसे लिखूं ही रन्स अ कंपनी, अब यहां पर इस रन्स का मतलब है चलाना, कार्यान्वित करना, मतलब है कि उसको वो कंपनी चलाता है। ही रन्स अ कंपनी। तो इस केस में अब देखिए कि यहां पर ये जो है वर्ब ये हो गया आपका ट्रांजिटिव, और यहां जो ये है ये आपका क्या है, इंट्रांजिटिव। तो यह समझना भी बहुत आसान है कि वर्ब जो है कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जो दोनों हो सकते हैं, ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं। अब बच्चे आपके मन में यह बात अटक गई होगी कि सर जब दूसरा मीनिंग आएगा ना तो हम समझ जाएंगे कि एक मीनिंग में ट्रांजिटिव होगा, दूसरे मीनिंग में इंट्रांजिटिव होगा। जरा देखिए कि मैं यहां पर आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, उसमें देखिए कि we will continue the meeting after the break. The meeting continued after the break. अब देखिए इस सेंटेंस को समझिए कि यहां पर देखिए कि कंटिन्यू क्या रहेगा भाई, तो सिंपल सी बात है कि मीटिंग, और इस परिस्थिति में इस कंटिन्यू का ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर क्या हो गया, ये आपका ट्रांजिटिव हो गया। और इसमें देखिए द मीटिंग कंटिन्यूड, अब यहां पर इसका भी मतलब वही है, जारी रखना, जारी होना। अब यहां पर क्या है कि इसके लिए अब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेंटेंस कंप्लीट है और बिना ऑब्जेक्ट के ये मीनिंग दे रहा है। तो सिंपल सी बात समझिए कि आपके मन में इस बात की मैं यहां पर ये एग्जांपल क्यों लेकर के आया, क्योंकि जैसे ही मैंने ऊपर वाला एग्जांपल रखा तो आप अपने मन में एक ओपिनियन तैयार कर लेंगे कि भैया ठीक है, एक मीनिंग में जो है मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक सर्टेन जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, अगर वो किसी दूसरे अर्थ में यूज होगा तब जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो सकता है, अदरवाइज वो इंट्रांजिटिव रहेगा। मैंने एग्जाम्पल इसीलिए दिया कि आप इस भ्रम से बाहर निकलिए। आपको मैंने उपकरण बता दिया है कि कैसे पता करना है, व्हाट लगा करके सवाल पूछेंगे, ठीक है। यहां पर इसका जो है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हमने मीटिंग को ही सब्जेक्ट बना दिया, द मीटिंग कंटिन्यूड आफ्टर द ब्रेक। तो ये यहां पर क्या हो गया कि ये हो गया इंट्रांजिटिव और ये हो गया ट्रांजिटिव। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें ये डिसाइड करना है, हमें सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से देखना है, हमें सब्जेक्ट में ये देखना है कि वर्ब के द्वारा जो किया गया एक्शन है उसको रिसीव करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है या नहीं है। जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है वो इंट्रांजिटिव है और जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है वो ट्रांजिटिव है।
मैं यहां पर फिर से एक बार दोहरा दूं कि ट्रांजिटिव वर्ब में हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए व्हाट से सवाल पूछते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए टू हुम या फॉर हुम से सवाल पूछते हैं। अब एक और बात है कि देखिए इसका जो पैटर्न होगा ना, वो अगर दोनों की बात करें, हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की बात करें, तो उसमें क्या होगा कि वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकता है, कॉमा दे के ही लिखें ज्यादा अच्छा है, और एडवर्ब हो सकता है। अब देखिए कि जैसे ऑब्जेक्ट आ गया तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो इसको आप कह सकते हो इस तरीके से, ट्रांजिटिव कह सकते हो। और इंट्रांजिटिव के लिए अगर आप लिखें तो यही बात यहां पर लिखाया जाएगा कि इसमें क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे, क्या हो सकता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकता है या एडवर्ब हो सकता है। और ये इसकी संख्या एक से ज्यादा भी हो सकती है, एक से ज्यादा एडवर्ब भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो सेंटेंस की जरूरत के हिसाब से है। तो मैं समझता हूं यहां पर कि आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। सिंपल सी बात है कि यहां पर समझने वाली बात क्या है, बहुत आसान सा टॉपिक है, छोटा सा वीडियो का सेशन है ये। इसमें क्या बताया मैंने कि सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब को दो हिस्से में बांटा गया। पहला है ट्रांजिटिव, दूसरा है इंट्रांजिटिव। Transitive is with object, intransitive is without object. That means verb that requires an object to receive the action is called transitive. Verb that doesn't require an object to receive the action is called intransitive. अब यहां पर क्या है कि एग्जाम्पल भी मैंने बताया कि रोहन डिस्कस्ड डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इन द मीटिंग। अब यहां पर क्या है कि डिस्कस्ड मेरा वर्ब है, उसके साथ क्या आया, उस वर्ब के लिए जो ऑब्जेक्ट आया डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। फिर मैंने वहां पर बताया कि ट्रांजिटिव में यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब जिसके दो ऑब्जेक्ट होते हैं उसे हम डाइट्रांजिटिव कहते हैं। उसमें एक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सीधे सीधे वर्ब के बगल में लिखते हैं, वो किसी भी प्रेपोजिशन के साथ नहीं आता है। जैसे मैंने क्या कहा था कि रोहन गेव अ लैपटॉप टू हिज सिस्टर। फिर इसको पता करने के लिए क्या बताया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर पता लगाना है तो आपको व्हाट से सवाल पूछना है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पता लगाना है तो आपको टू हुम या फॉर हुम से सवाल पूछना है। दूसरी बात रही इंट्रांजिटिव वर्ब, इसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। जैसे सी लाफ्ड, सी लाफ्स, दे जंप्ड, ये दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे। इस तरीके से आप अपने से भी एग्जाम्पल ढूंढ करके इंट्रांजिटिव का पता लगाइए, बनाइए। कोई भी सवाल मन में हो नीचे कमेंट में लिख करके मुझे सूचित जरूर करिए। फिर मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो दोनों कैटेगरीज के हो सकते हैं। मतलब यह है कि सिचुएशन वन, जो पहली स्थिति होगी वहां पर वो ट्रांजिटिव हो सकते हैं और दूसरी स्थिति में वो इंट्रांजिटिव हो सकते हैं। ट्रांजिटिव की स्थिति में वो ऑब्जेक्ट लेंगे और इंट्रांजिटिव की स्थिति में नहीं लेंगे। जैसे मैंने कहा ही रन्स, ये इंट्रांजिटिव है, और फिर मैंने कहा ही रन्स अ कंपनी, वहां पर क्या है, वो ट्रांजिटिव है। मैंने आपको पैटर्न भी इसके लिए ध्यान में रखने के लिए लिख दिया है, इसको ध्यान में रखिए कि इंट्रांजिटिव के साथ और ट्रांजिटिव के साथ प्रेपोजिशनल फ्रेज और एडवर्ब हो सकते हैं। इसमें बस डिफरेंसेस आप ऑब्जेक्ट के आधार पर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि अभी जो बात मैंने आपको बताई है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, कोई दुविधा है, आप मुझे नीचे लिख करके सूचित करें, हम उसका जवाब लेकर के जरूर आपके सामने उपस्थित होंगे। बहरहाल मैं यहां पर यही कहूंगा कि आप जब आप किसी टॉपिक को पढ़ रहेंगे, कहीं पर न्यूज़पेपर में कोई कॉलम पढ़ रहे हैं, तो वहां पर उस जो वर्ब आप पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से देखिए कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ये आपको सिर्फ अपने मन में वो करना है, इसके लिए कोई एक विशेष स्ट्रैटेजी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। 2, 3, 4 दिन तक ऐसा अगर उसको गौर करेंगे तो आप आसानी से पकड़ पाएंगे, और ये बहुत जरूरी है वॉइस चैप्टर के लिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। अगले दिन यहां से फिर एक रोचक एपिसोड लेकर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।